हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा सरफेस केमिस्ट्री का लगभग लास्ट पोर्शन चल रहा है, तो इसको आपको ढंग से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एमल्सन एंड टाइप्स ऑफ एमल्सन। हमने टाइप्स ऑफ एमल्सन पढ़ा था, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ये दोनों हम पढ़ चुके थे। अब मान लो हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं, दो एमल्सन हैं, और एक क्या है ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा वाटर इन ऑयल है और कौन सा ऑयल इन वाटर है। तो हम क्या करेंगे, कुछ टेस्ट करेंगे। मैं आज आपको कुछ टेस्ट बताऊंगा विच आर आल्सो इम्पोर्टेंट, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, कैसे बता पाएंगे कि कौन से वाला ऑयल इन वाटर है और कौन से वाला वाटर इन ऑयल है। ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो टेस्ट, हम टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। टेस्ट टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एमल्सन। तो फर्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक मेथड। माइक्रोस्कोपिक मेथड समझिएगा बेटा, क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। माइक्रोस्कोपिक मेथड का मतलब ये है कि हमने जो हमारे पास जो एमल्सन है उसको लिया, अब हमें नहीं पता ये ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है, वी डोंट नो, हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ड्रॉपलेट्स वाटर की ऐड कर देंगे, ठीक है, और फिर बेटा हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाटर इसमें डिजोल्व हो गया या नहीं हो गया। अगर वाटर इसमें डिजोल्व हो गया, इट मीन्स वाटर की अमाउंट ज़्यादा थी, मीन्स ऑयल इन वाटर। अगर डिजोल्व नहीं होता है, वाटर इन ऑयल। ईजी सा मेथड है, लेकिन हम सिंपली किसी सॉल्यूशन को ऐसे देख के पता नहीं कर सकते कि इसके अंदर वाटर डिजोल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसको पता करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक मेथड। हमने एमल्सन लिया, हमने उसके अंदर कुछ वाटर ऐड किया। इफ़ वाटर डिजोल्व्स कंप्लीटली, इट मीन्स इट इज़ ऑयल इन वाटर, मीन्स वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट वाटर है। और अगर डिजोल्व नहीं होता है तो हम कह देंगे इट इज़ वाटर इन ऑयल, मीन्स ऑयल की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट मेथड। सेकेंड वन इज कंडक्टेंस मेथड। कंडक्टेंस मेथड, इसमें क्या करेंगे बेटा, ध्यान से समझना। हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे और फिर उसकी कंडक्टेंस मेजर करेंगे। अगर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है तो क्या कहोगे कि ऑयल इन वाटर। इफ कंडक्टेंस इंक्रीजेस, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें और कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कह देंगे, इट इज़ ऑयल इन वाटर। ये भी मैं वजह बता रहा हूँ, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट की ये खासियत होती है कि वो वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, और जब वो वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा तो वो ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा, इट मीन्स कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कंडक्टेंस पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है तो हम कह देंगे इट इज़ वाटर इन ऑयल, मीन्स ऑयल की अमाउंट ज़्यादा है और ऑयल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं हुआ तो कंडक्टेंस कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई। तो इसको क्या कहेंगे, कंडक्टेंस मेथड मीन्स वी ऐड सम इलेक्ट्रोलाइट इनटू द इमल्सन। इफ कंडक्टेंस इंक्रीजेज इट मीन्स इट इज़ ऑयल इन वाटर, और अगर इंक्रीज नहीं होती है तो हम कहते हैं वाटर इन ऑयल। थर्ड, डाई टेस्ट। डाई टेस्ट क्या होता है बेटा, हम एक ऐसी डाई लेंगे जो ऑयल सॉल्युबल हो, मीन्स ऑयल में डिजोल्व हो रही हो, चाहे वाटर में डिजोल्व होने वाली ले लो। हम क्या करेंगे कि हमने ये ले लिया, मान लो कोई लिक्विड, कोई एमल्सन ले लिया, और इस एमल्सन में हमने क्या कर दिया, ऑयल ऐड कर दिया, सॉरी डाई डाल लिया हमने। अगर ये है हमारे पास इस तरीके से,
ये हमारे पास इमल्सन है, ठीक है। अगर हम इसमें ऑयल सोल्यूबल डाई डाल दें, इधर से हमने डाल दिया ऑयल सोल्यूबल डाई, अगर वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है वो डाई, सॉल्यूशन बढ़िया हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑयल ज़्यादा है तभी जाके इसमें आसानी से सोल्यूबल हो गई, डिजोल्व हो गई। तो हम क्या कह देंगे, इट इज़ वाटर इन ऑयल। अगर डिजोल्व नहीं होती है तो हम कह देंगे ऑयल इन वाटर। मीन्स ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल को आपको अच्छे से समझना है। ऑयल इन वाटर मीन्स वाटर इज सॉल्वेंट एंड वाटर इन ऑयल इट मीन्स ऑयल इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो दीज आर द थ्री मेन मेथड्स टू फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ इमल्सन। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इमल्सन की। प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन, प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन। तो बेटा इमल्सन की प्रॉपर्टीज, इमल्सन क्योंकि एक कोलोइडल सोल होता है तो ये कोलोइडल जो प्रॉपर्टीज दिखाते हैं वो सारी दिखाएगा। इमल्सन क्या करेगा, ब्राउनियन मूवमेंट शो करेगा, इमल्सन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, इमल्सन कोएगुलेशन शो करेगा। तो वो सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा। कौन कौन सी, टिंडल इफेक्ट हम कह सकते हैं, इट विल शो टिंडल इफेक्ट, इट विल शो कोएगुलेशन, इट शो ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। ये आप नोट कर लेना। इसका एक प्रॉपर्टी और है जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं। इमल्सन हमने बताया था लिक्विड डिजोल्व्ड इन लिक्विड, दीज टू लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड। इन दो लिक्विड को हम अलग भी कर सकते हैं बाय हीटिंग, बाय फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीमल्सिफिकेशन। व्हाट इज डीमल्सिफिकेशन? डीमल्सिफिकेशन, इट इज द मेथड टू सेपरेट द टू लिक्विड्स ऑफ इमल्सन। इमल्सन के टू लिक्विड्स को हीट करके, फ्रीज करके या कोई और मेथड यूज करके हम सेपरेट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, डीमल्सिफिकेशन। मीन्स इमल्सन के लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, डीमल्सिफिकेशन। तो ये इमल्सन टॉपिक था जो फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, दैट इज जेल। अब हम बात करेंगे जेल्स की। व्हाट आर जेल्स? तो जेल्स तो बेटा हमने पढ़ा था, जेल्स क्या था, लिक्विड डिजोल्व्ड इन सॉलिड, लिक्विड डिजोल्व्ड इन सॉलिड। जेल हमने आपको पढ़ाया था, हमने आपको एक टेबल बताई थी शुरू में, इमल्सन्स भी पढ़ाए थे, जेल्स भी। तो जेल्स क्या होते हैं, जिनमें लिक्विड डिजोल्व किया हो सॉलिड में। जनरली हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं कि सॉलिड डिजोल्व्ड इन लिक्विड, लेकिन इसके अंदर क्या है, लिक्विड डिजोल्व्ड इन सॉलिड जेल्स। तो इसको डिफाइन कर सकते हो, जेल्स इन विच सॉलिड इज डिस्पर्सन मीडियम एंड लिक्विड इज डिस्पर्स्ड फेज। इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, जबकि सॉलिड क्या है, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो ये क्या है, जेल्स। अब हम जेल्स की टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ जेल। जेल टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है इलास्टिक जेल और दूसरा होता है नॉन इलास्टिक जेल। तो हो सकता है इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाए कि व्हाट आर इलास्टिक जेल एंड नॉन इलास्टिक जेल्स। तो आप क्या कहोगे, इलास्टिक जेल्स आर दो जेल्स विच आर इलास्टिक इन नेचर। मीन्स इलास्टिक इन नेचर। अब इसका मतलब समझना, इलास्टिक इन नेचर का मतलब क्या होता है। इलास्टिक इन नेचर का मतलब होता है कि जैसे जेल बन गया, फिर सॉलिड और लिक्विड को हम सेपरेट कर दें, फिर से डिजोल्व कर दें, तो वो कैसा हो गया, इलास्टिक इन नेचर। इसमें सॉलिड और लिक्विड को एक बार सेपरेट कर देंगे तो दोबारा डिजोल्व नहीं होंगे, तो वो क्या हो गए, नॉन इलास्टिक इन नेचर। तो इसको हम कह देंगे नॉन इलास्टिक इन नेचर।
बेटा इलास्टिक और नॉन इलास्टिक समझ में आया। इलास्टिक का मतलब क्या बताता हूँ मैं आपको कि दो जो कंपोनेंट्स हैं जेल्स के, सॉलिड और लिक्विड, उनको सेपरेट कर दें, फिर से डिजोल्व कर दें, सेपरेट कर दें, डिजोल्व कर दें, तो आसानी से हो जाएगा, इलास्टिक कहलाएगा। अगर हम एक बार सेपरेट कर दें तो उसको क्या कहेंगे हम, नॉन इलास्टिक। सेकेंड वन, दिस शोज इम्बाइबिशन प्रॉपर्टी एंड दिस डज नॉट शो इम्बाइबिशन प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी होती क्या है, ये चीज भी ध्यान रखना। एक नंबर में मान लो सीधा ये प्रॉपर्टी पूछ ले आपसे, तो आप क्या कहोगे कि these elastic gels are swells up in contact of water, in contact of water। जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो इलास्टिक जेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को, स्वेल अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ये स्वेल अप नहीं होते। ठीक है, तो ये इलास्टिक और नॉन इलास्टिक जेल हो गए। इनमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी है वीपिंग। व्हाट इज वीपिंग? अब जैसे जेल है, जेल को अगर हम कुछ टाइम के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में छोड़ दें, बिल्कुल फ्री छोड़ दें, तो कुछ समय बाद उसका लिक्विड सेपरेट हो जाएगा, सॉलिड अलग हो जाएगा। तो जो लिक्विड वो छोड़ता है, जो लिक्विड फ्री होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वीपिंग। वीपिंग का मतलब रोना। अगर वाटर उसमें से इवोल्व हो रहा है जेल में से, तो वो एक तरह से रो रहा है, दैट इज वीपिंग। एक टर्म होती है थिक्सोट्रोपी। थिक्सोट्रोपी, व्हाट इज थिक्सोट्रोपी? सेमी सॉलिड होते हैं जेल्स, अगर इनकी मैकेनिकल शेकिंग करेंगे, जोर से घुमाएंगे, इनको शेक करेंगे, तो इनमें से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में छोड़ देंगे फिर से, तो वो फिर से क्या बन जाएंगे, जेल। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, थिक्सोट्रोपी। अगर हम जेल को, जेल सेमी सॉलिड कंडीशन में होता है, मैकेनिकल शेकिंग करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, फिर छोड़ देंगे उसको तो फिर से क्या बन जाएगा, जेल, सेमी सॉलिड बन जाएगा। जेल की इस प्रॉपर्टी को हम थिक्सोट्रोपी बोलते हैं। तो ये जेल टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस पे पहुंचते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइड्स की एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। भाई हमने कोलॉइड्स पढ़े, कोलॉइड्स क्या होते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, इन पे कैसा चार्ज होता है, इनको प्योरीफाई कैसे करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इनके एप्लीकेशंस के। हमने ये पढ़े, लेकिन ये यूज़ कहाँ होते हैं, इनका क्या काम है। तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ मेडिसिन्स। जो मेडिसिन्स होती है बेटा, वो कोलॉइडल फॉर्म में यूज होती है। कोलॉइडल मतलब छोटे छोटे जो उनके पार्टिकल हैं उसकी फॉर्म में। उनकी रेंज मैंने आपको बताई थी 10⁻⁹ मीटर से 10⁻�6 मीटर होती है। तो उस रेंज में उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बहुत मेडिसिन की फॉर्म में यूज़ की जाती है। कैसे? पहले तो क्यों की जाती है, क्योंकि जो छोटे साइज में उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मान लो यही है, इसको मैं तोड़ दूंगा तो इसका सरफेस एरिया यहाँ से और यहाँ से, ये सरफेस एरिया बढ़ गया है इसका, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो जल्दी वर्क करती है, फास्ट वर्क करती है। तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि सिल्वर कोलॉइड। अब इनको याद रखना आप, ये जो 3-4 पॉइंट मैं बताऊंगा इनको नोट भी करोगे, याद भी रखोगे। कंपटीशन में 1 नंबर में बहुत पूछे जाते हैं ये, कि जो सिल्वर कोलॉइड्स होते हैं वो आई लोशन में यूज किए जाते हैं, आई लोशन की फॉर्म में। ठीक है। दूसरा है गोल्ड, गोल्ड कोलॉइड्स इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में इनका यूज होता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कोलॉइड्स को, जो गोल्ड कोलॉइड्स है, उनको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की फॉर्म में क्यों यूज किया जाता है, तो हम कहेंगे क्योंकि गोल्ड का जो कोलॉइडल फॉर्म है वो
ब्लड के अंदर आसानी से मिक्स हो जाता, मिल जाता और आसानी से वर्क कर पाता है। बिल्कुल ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ मैं इसको, कि ये जो इसकी गोल्ड की कोलोइडल फॉर्म है ये ब्लड के अंदर आसानी से मिक्स हो जाती है और बहुत अच्छे से वर्क कर पाती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। अगर मैं एंटीमनी कोलॉइड्स की बात करूं तो एंटीमनी की जो कोलोइडल फॉर्म है वो एक बीमारी होती है काला जार, तो काला जार में उसका यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। चौथा और बता देता हूं मैं, और एक नंबर में कहीं ना कहीं कंपटीशन में आपकी मुलाकात इनसे ज़रूर होगी। अगर आप कहीं बैठे कंपटीशन में, अगर फ्यूचर में आप साइंस में रहे तो इन चीज़ों से आपकी मुलाकात ज़रूर होगी। इसके बाद मैं बता रहा हूं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत सुना होगा आपने, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कोलोइडल फॉर्म में ये मेडिसिन यूज होती है, एंटासिड की तरह यूज होती है। एंटासिड मतलब एंटी ऑफ एसिड। एंटासिड का मैं बता देता हूँ कि अगर हमारे स्टोमक के अंदर एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है तो एसिडिटी बढ़ जाती है, जलन होती है, तो उसको मिटाने के लिए, उस एसिड के अमाउंट को डिक्रीज करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं, दैट इज एंटासिड। तो ये 4 मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो पहला हो गया मेडिसिन्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोलोइडल फॉर्म किसी पार्टिकल की मेडिसिन्स में क्यों यूज की जाती है और कौन कौन सी यूज करके किस किस बीमारी के लिए यूज होती है। सेकंड वन, फूड। अब अगर मैं फूड की बात करूं तो हमने पढ़ा था मिल्क एक फूड है और मिल्क क्या है, एक कोलोइडल फॉर्म है, हमने पढ़ा था। अगर मैं बताऊं आपको बटर, बटर क्या है, फूड है और किस फॉर्म में है, कोलोइडल फॉर्म में है। तो एक ये चीज भी आपको याद रखना है। थर्ड वन मैं आपको बताता हूं फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। अब ये फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एक्चुअल में है क्या? आप देखते हो नदी जब समुद्र में गिरती है तो उस जगह पर एक मतलब हीप इकट्ठा हो जाता है, कंकड़ मिट्टी इनका एक ढेर बन जाता है डेल्टा की तरह, तो उसको हम कहते हैं डेल्टा फॉर्मेशन। अब जैसे मान लो ये समुंदर है, रिवर्स फ्लो कर रही है, बह के आ रही है और समुंदर के अंदर गिरती है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो नदी है ये आके समुंदर के अंदर गिर रही है, तो इन नदियों के अंदर छोटे छोटे कंकर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, मिट्टी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो इन पार्टिकल्स का साइज कोलोइडल फॉर्म पे होता है और कोलोइडल पार्टिकल्स पे सेम चार्ज होता है। तो सेम चार्ज की वजह से वो रिपेल करते हैं और यहाँ एक दूसरे से दूर रहते हैं। लेकिन जब वो यहाँ गिरते हैं, इस जगह समुंदर में गिरेंगे, तो इस समुंदर के अंदर देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, मैनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन सी। तो जब वो यहाँ गिरेंगे तो वो साल्ट इन मिट्टी कंकर को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब न्यूट्रलाइज कर देंगे तो वो यहीं पर एक दूसरे, क्योंकि चार्ज तो अब उनका फिनिश हो गया, चार्ज होता तो वो रिपेल करके और दूर चले जाते, अब उनको न्यूट्रलाइज कर दिया तो उनका क्या होगा, यहाँ पर कोएगुलेशन होगा। कोएगुलेशन होगा मतलब पार्टिकल यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और इस तरह से एक ढेर बन जाएगा मिट्टी का, पत्थर का, कंकड़ का। तो उस ढेर को हम क्या बोलते हैं, उसको डेल्टा बोलते हैं। और ये डेल्टा किस वजह से बना, कोलोइडल फॉर्म, कोलोइडल पार्टिकल्स की कोएगुलेशन की वजह से बना है। तो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा के बारे में अगर कहीं पूछा जाए तो आप क्या कहोगे कि ये कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, जब ये नदी के साथ आते हैं तो इन पे डिफरेंट चार्ज होता है, सॉरी सेम चार्ज होता है, सेम चार्ज की वजह से रिपेल करते हैं, इकट्ठे नहीं हो पाते। लेकिन जब ये समुंदर के अंदर गिरते हैं तो इसमें बहुत तरह के साल्ट होते हैं, ये साल्ट उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, चार्ज खत्म हो गया तो वो इकट्ठे हो सकते हैं और इकट्ठे होकर वो क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल रेनिंग। आर्टिफिशियल रेनिंग, आर्टिफिशियल रेनिंग क्या होती है वो बता रहा हूं मैं आपको।
ये तो आपको पता है क्लाउड है, क्लाउड के अंदर वाटर पार्टिकल्स होते हैं। क्लाउड क्या हो गया, वो कोलोइडल फॉर्म हमने बताया था, लिक्विड इन गैस, क्या हो गए क्लाउड, क्लाउड बन गई लिक्विड इन गैस। कई बार आपने देखा होगा बारिश हो नहीं पाती, बादल इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन बारिश नहीं हो पाती, या होती है तो बिल्कुल बारीक बारीक बूंदें गिरती हैं। वो एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये बादल है हमारे पास, बहुत ज़्यादा बादल होते हैं। अब इन बादलों का क्या करें, इन बादलों के अंदर क्या होती है, बूंदें होती हैं, पानी की बूंदें, और ये बूंदें कई बार क्या होती है, कोलोइडल फॉर्म में होती हैं ये। अब इनका साइज कोलोइडल रेंज का है। अब कोलोइडल पार्टिकल्स पे क्या होता है, सेम चार्ज होता है, तो सेम चार्ज की वजह से ये पार्टिकल इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, सेम चार्ज की वजह से ये इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बारीक हैं, बहुत बारीक होने की वजह से ये नीचे नहीं गिर पा रही हैं, इनको हैवी होना पड़ेगा नीचे गिरने के लिए। तो ये बारिश नहीं हो रही है और हम इस बारिश को मान लो कराना चाह रहे हैं। अगर हमें ये बारिश करानी है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम प्लेन से जाके और इन पे स्प्रे करेंगे। स्प्रे क्या करेंगे, अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट, अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे। इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इनके जो चार्ज हैं वो फिनिश हो गए, न्यूट्रलाइज हो गया। ये न्यूट्रलाइज होने के बाद ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ये इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे मतलब कोएगुलेशन हो गई, बड़ा साइज हो गया। बड़ा साइज होते ही ये बारिश की बूंदें क्या करेंगी, नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से क्या हो जाएगा, ये बारिश होना शुरू हो जाएगा। इस तरह की जो बारिश होती है, जो रेनिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेनिंग बोलते हैं। इसमें बेटा हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे इलेक्ट्रोलाइट NaCl का स्प्रे कर सकते हैं हम। NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट है, न्यूट्रलाइज कर देंगे, पार्टिकल्स नीचे, बारिश की बूंदें नीचे गिरने लग जाएंगी। इट इज आर्टिफिशियल रेनिंग। कई बार आपसे पूछा गया होगा, कई बार आपने सुना होगा, व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। तो ये भी एप्लीकेशन है इसकी, जो स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है, यही कोलोइडल पार्टिकल्स की वजह से। क्योंकि जब सनलाइट गिरती है, जब आसमान से सनलाइट आ रही है, देयर प्रेजेंट 7 कलर्स, 7 कलर से बनती है वो, तो उसमें जो ब्लू कलर है उसको स्कैटर करते हैं। Because of scattering of light by colloidal particles, टिंडल इफेक्ट हमने आपको पढ़ाया था कि जब सनलाइट आएगी तो जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए जो अगर हम बात करें उनकी जो लाइट की वेवलेंथ है और इनके पार्टिकल्स का जो साइज है, कोलोइडल पार्टिकल सबसे अच्छे तरीके से ब्लू कलर को स्कैटर कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, 7 कलर्स आ रहे हैं, उनमें से ब्लू को स्कैटर करेंगे तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लू कलर दिखाई देगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि स्काई का कलर ब्लू है। अगर हम सी की बात करें, समुंदर की बात करें, तो उसका भी कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर दिखाई देता है। दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, क्लोटिंग ऑफ, नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की क्लोटिंग कैसे होती है, हमने आपको बताया था ब्लड पे कैसा चार्ज होता है, ब्लड के ऊपर कैसा चार्ज होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन पे मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज बताया था। हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया था, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हमारे शरीर पे कहीं चोट लगती है, कट लगता है, तो ब्लड फ्लो करने लग जाता है। हीमोग्लोबिन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। कोलोइडल रेंज में होता है तो कोलोइडल पार्टिकल से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब आपको क्वेश्चन कई बार दिया जाता है कि ब्लड जब कहीं कट होता है तो FeCl3 डाला जाता है, ये इफेक्टिव है, ब्लड की क्या कर देता है,
क्लोटिंग कर देता है, क्लोट बना देता है, ब्लड को गाढ़ा कर देता है, ब्लड को वहाँ जमा देता है, इस वजह से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाई FeCl3 इज यूज्ड। आप क्या कहोगे, बुक में जो लिखा है, बुक में ये लिखा है कि FeCl3 ब्लड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके चार्ज को फिनिश कर देता है। फिनिश की वजह से क्या हो जाएगा कि वो न्यूट्रलाइज, कोएगुलेशन, ब्लड की कोएगुलेशन हो जाएगी, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा एक जगह और फ्लो करना बंद कर देगा। आप भी ये लिख सकते हैं। लेकिन जो जेन्युइन रीजन है, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में जो ब्लड होता है, ब्लड का जो pH होता है वो होता है 7.4। 7.4 का मतलब अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब होता है बेटा बेसिक, कि ब्लड जो है वो स्लाइटली बेसिक होता है। जब बेसिक जो होता है, जब हम इसकी FeCl3 के साथ करते हैं, FeCl3 कैसा है, एसिडिक नेचर का होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको कि ब्लड जो FeCl3 एसिड है, ब्लड है, वो क्या है, बेसिक है। तो जब FeCl3 ऐड करेंगे तो इसका pH क्या हो जाएगा, जब ये मिक्स कर देंगे ना हम एसिडिक और बेसिक, तो pH चेंज हो जाएगा। और जब किसी भी प्रोटीन का pH चेंज करते हैं तो उसका नेचर भी चेंज हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना है। और जब डीनेचुरेशन होता है, जो ब्लड है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, जब उसका pH चेंज होगा तो वो फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। मींस वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वो गाढ़ा हो जाता है और क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड फ्लो करना बंद कर देता है। ये चीज़ जो मैंने बताई आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब मैं आपको नेक्स्ट थिंग बता रहा हूँ। हम किसी चीज़ को जैसे हीट करते हैं, जब हम हीट करते हैं तो वो सॉलिड होगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप देखना, जब एग होता है, एग को जब हीट करते हैं, अंदर उसके जो लिक्विड होता है वो हार्ड हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है हीट करने के बाद। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जब एग को हीट किया जाता है तो उसका प्रोटीन चेंज हो जाता है, प्रोटीन का नेचर चेंज होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन होने की वजह से वो क्या हो गया, हार्ड हो गया। इसी तरीके से जो प्रोटीन है ब्लड के अंदर होता है, उसका डीनेचुरेशन होने की वजह से हार्डनेस आ जाती है, क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया है। अब इसके बाद कुछ इंडस्ट्रियल पॉइंट्स बताता हूँ मैं आपको, कि एक दो ही बताऊंगा। इन रबर इंडस्ट्री, इन रबर इंडस्ट्री रबर की जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर भी कोलोइडल पार्टिकल्स का यूज होता है। कैसे? जो लेटेक्स है, लेटेक्स का एक पौधा होता है, और लेटेक्स का जो पौधा होता है, जैसे ये पौधा है लेटेक्स का, इसको यहाँ से जैसे काटते हैं तो इसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं। वो लिक्विड कोलोइडल फॉर्म में होता है और बहुत पतला होता है, बहुत बारीक होता है, बहुत मतलब उसको हार्डनेस प्रोवाइड कराने के लिए, रबर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, कुछ कोलोइडल पार्टिकल्स डालते हैं। कुछ कोलोइडल पार्टिकल डालने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट हम डालेंगे, और अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट लगा लो, या हम उसका कोएगुलेशन कर देते हैं। हम उसके अंदर क्या करेंगे, ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं लेटेक्स के, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सारे कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे इकट्ठे हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे। इकट्ठे हो जाएंगे तो इनके अंदर क्या आ जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी, इनका चार्ज तो फिनिश हो गया। जब अट्रैक्शन हो जाएगी तो इनमें क्या आ जाएगी, हार्डनेस। तो रबर बनाने के लिए भी हम किसका, कोलोइडल पार्टिकल्स का यूज करते हैं, कोलोइड्स को कोएगुलेशन कर देते हैं। ठीक है। जो इसमें एक इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, टैनिंग ऑफ लेदर, टैनिंग ऑफ लेदर, ये और बता देता हूं मैं एक्चुअल में होता क्या है। टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर जो है उसको हार्ड बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो टैनिन, टैनिन एक्चुअल में जो टैनिन है
ये पदार्थ किसी पेड़ से निकलता है, प्लांट से प्रोवाइड होता है ये हमें, और ये नेगेटिवली चार्ज होता है। लेदर है, हमें पता है स्किन होती है, एनिमल हाइड है ये क्या है, एनिमल हाइड। इसको हार्डनेस कैसे मिलती है वो बता रहा हूं बेटा मैं आपको, कि लेदर है उसमें एनिमल हाइड है, टेनिन एक प्लांट से हमें मिलता है वो नेगेटिवली चार्ज है, और ये एनिमल हाइड है ये कैसा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है, आपसे बता देता हूं मैं कि टैनिंग ऑफ लेदर के बारे में समझाया, एक्सप्लेन टैनिंग ऑफ लेदर। तो आप क्या कहोगे, लेदर को हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए लेदर की रिएक्शन कराई जाती है टैनिन के साथ, टैनिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनिमल हाइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों की क्या हो जाती है, कोएगुलेशन हो जाती है, और कोएगुलेशन की वजह से जो लेदर है वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इस प्रोसेस को टैनिंग ऑफ लेदर हम बोलते हैं। तो बेटा आज जो हमने टॉपिक पढ़ाए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना है, इनके नोट्स बनाने हैं। थैंक यू।